सीखेंगे। फर्स्ट लेक्चर जो है ना बेटा, उसमें तो हमने सिर्फ जनरल सी बातें देखी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, कि कोई रिएक्शन कितना रेडिली हो रहा है। और रेट से मुराद है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि आप जब भी कोई रिएक्शन करने जा रही हैं, आपका रिएक्टेंट कितना जल्दी कंज्यूम हो रहा है, या आपका प्रोडक्ट कितना जल्दी बन रहा है। ठीक है, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो था चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन कंसंट्रेशन से मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी आप ले सकते हो, क्योंकि वो कम हो रहा है। और जैसे जैसे रिएक्शन होता है प्रोडक्ट बढ़ता रहता है ना, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी आप ले सकते हो, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और टाइम आप सेकेंड्स मिनट्स, डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर कितना फास्ट या कितना स्लो है। ठीक है बेटा, आज हमने सिर्फ में पढ़ना क्या है, जो मेन टॉपिक है हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा आपने वो फैक्टर्स देखने हैं जिनकी वजह से स्पीड ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है या स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है। तो फैक्टर्स कौन से हैं उस पर भी मैं पहले चले नाम लिख देता हूं। फर्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन, सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर इज, ये माइक ऑफ कर दें, सरफेस एरिया, फोर्थ फैक्टर इज प्रेशर, फिफ्थ इज कैटलिस्ट। वन बाय वन हम तमाम फैक्टर्स को पढ़ेंगे, लेकिन फैक्टर को पढ़ने से पहले मैंने आपको कुलियन थ्योरी बतानी है थोड़ी सी, फिर बेटा हम इन फैक्टर्स को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, जब भी कोई रिएक्शन होता है जैसे कि Mg और H2SO4, इट गिव्स MgSO4, या चलें HCl के साथ करते हैं, HCl, इट गिव्स MgCl2 प्लस H2। क्वेश्चन ये है भाई कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, स्टूडेंट्स आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या ये लाजमी है कि जो रिएक्टेंट्स हैं, ये जो रिएक्टेंट्स हैं बेटा, मतलब कि मैग्नीशियम और HCl, क्या रिएक्शन होने के लिए इनका आपस में कोलाइड करना मस्ट है या नहीं? क्या इनका आपस में कुलियन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी यस चाहिए सर। सर। होनी होनी चाहिए चाहिए, सर, मस्ट है। वो तो मस्ट है। तो फॉर अ रिएक्शन टू अकर, फॉर अ रिएक्शन टू अकर, the particles must collide, particles must collide with each other। अच्छा, पार्टिकल्स एक दूसरे से ना कोलाइड करेंगे, ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात बेटा ये बताओ कि जो कोलिजन होती है ये क्यों होती है, व्हाट इज द पर्पस? इस कोलिजन से क्यों प्रोडक्ट बन जाता है? इसलिए कि जब दो पार्टिकल्स, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो कोलिजन की मदद से उनके जो अपने बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनके ओरिजिनल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। वो मैं भी आपको एग्जांपल से बताता भी हूं। लेकिन बेटा ये बात ध्यान में रखो कि ये नहीं है कि जब भी दो पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। क्या लाजमी है कि हर कोलिजन के रिजल्ट में प्रोडक्ट बने? ये बताओ। नहीं। नो सर। फिर नहीं सर। फिर कौन सी कोलिजन के मुकाबले के रिजल्ट में प्रोडक्ट बनेगा? उस कोलिजन को वैसे क्या कहते हैं जिस कोलिजन के रिजल्ट में प्रोडक्ट बन जाए? आप कहते हैं ना ये सक्सेसफुल कोलिजन है, फ्रूटफुल कोलिजन है, इसके रिजल्ट में प्रोडक्ट बने। लेकिन बाज ऐसी कोलिजन्स भी हैं बेटा जिनके जिनकी मतलब कोलिजन तो हो रही है लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन रहा। मैं आपको चलो एग्जांपल देता हूँ, मे बी आपको थोड़ी सी मुश्किल लगे। आपको तो थोड़ा सा बेटा आइडिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अल्कीन्स, उसमें एडिशन रिएक्शन होता है। जी बेटा बोले, नो। आइडिया है या नहीं है बेटा? सर अभी पढ़ रहे हैं।
जनरल आइडिया। ठीक है, चले मैं आपको एक बात समझाता हूँ, देखता हूँ आपको अगर समझ आ जाए तो उससे ना आपको बड़ा फायदा होगा, कुलियन की आपको थ्योरी सारी समझ आ जाएगी। देखें, ये है बेटा आपके पास इथीन। इथीन पता है क्या होता है बेटा? ये होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नाम सुना हुआ है इसका बेटा, इथीन का? हाँ अच्छा सर। अच्छा, ये जो अल्कीन्स होते हैं इथीन, इनमें एडिशन होती है ना। आप लोगों ने जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे स्कूल में या पढ़ ली होगी तो आप देखेंगे H2 का मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाता है और डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है ना। ये रिएक्शन किसी बच्चे ने पढ़ा है स्कूल में कि इथीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इथेन बन जाएगा, एडिशन रिएक्शन? नो सर। तो ये भी नहीं पढ़ा। लेकिन चले जी मैं सर। आपको एक चीज समझाता हूँ, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि अल्कीन के अंदर ना एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो ना तो वहां पर एडिशन हो जाती है, एडिशन। तो देखो, अगर, और हाइड्रोजन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, जरा गौर से देखना है बेटा। अगर तो हाइड्रोजन आ रहा है इस तरीके से, अगर तो बेटा इनकी ऐसे कुलियन हो ना, देखो ये ऊपर से इथीन आ रहा है और नीचे हाइड्रोजन, तो इस कुलियन के रिजल्ट में ये डबल बॉन्ड टूटेगा, रिएक्शन होगा। ये सही कुलियन है, इसको आप कहते हैं फ्रूटफुल कुलियन या सक्सेसफुल कुलियन। मतलब जब भी इथीन का बेटा रिएक्शन होता है ना, इथीन का, तो उसमें डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। तो अगर हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल से, इथीन से आकर कोलाइड कर रहा है और ओरिएंटेशन इस तरह की है कि हाइड्रोजन इथीन के डबल बॉन्ड के साथ जाकर हिट कर रहा है, तो इसके रिजल्ट में प्रोडक्ट बनेगा 100%। लेकिन ये बताओ, अब ये मैं भी रब कर दूंगा बेटा, ये आपकी क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको कि सक्सेसफुल कुलियन क्या होती है। दोबारा देखो, ये आपका इथीन है, दिस इज कार्बन, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ऐसे, ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर बेटा ये H2 यहां आकर कोलाइड करता है, देखो ये इस तरह कोलाइड करते हैं, तो क्या अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा? नहीं सर। नो सर। बोले भाई, क्या बेटा अब डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं टूटेगा? नो सर। नो तो सर। नॉट सक्सेसफुल कुलियन। तो आपको सिर्फ इसका मतलब समझाना था भाई, सिर्फ नहीं मतलब टूटेगा। समझाने के लिए, सिर्फ मतलब समझाने के लिए डायग्राम बनाई है कि भाई फ्रूटफुल कुलियन, सक्सेसफुल कुलियंस वो होती हैं कि जिसमें मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन भी ठीक हो। अब देखो ये इथीन और ये हाइड्रोजन जब आपस में कोलाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन यहां देखो, ये जो आपका इथीन है और ये जो आपका हाइड्रोजन है, इनकी जो कुलियन होगी इसके रिजल्ट में डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, नो प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो आज के बाद ये बात याद रखना बेटा कि जो कुलियंस होती हैं, जब भी कोई रिएक्शन होगा, जब भी कोई रिएक्शन होगा, पार्टिकल्स का कोलाइड करना मस्ट है बेटा। पार्टिकल्स लाजमी कोलाइड करते हैं जब भी कुलियन, जब भी रिएक्शन होगा पार्टिकल्स ने कोलाइड करना है। और फिर ये याद रखो, जब भी कुलियन होती है तो कुलियन कम से कम इतनी एनर्जेटिक हो, कुलियन कम से कम इतनी एनर्जेटिक हो कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटे। ये ना हो कि मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्लोली एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं फिर प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। अगर मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं कम से कम इतनी एनर्जी के साथ कि उनके कम से कम अपने बॉन्ड तो टूटे, तब जाकर नया प्रोडक्ट बनता है। तो बेटा काइनेटिक अब मैं एनर्जी। जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी मतलब इतनी हो। हाँ मैं दोनों पॉइंट लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है कि पार्टिकल्स पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर। रिएक्शन करने के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करें। दूसरी कंडीशन ये है, द कुलियन द कुलियन मस्ट हैव एनफ एनर्जी, ये की वर्ड्स हैं बेटा, द कुलियन मस्ट हैव एनफ एनर्जी टू बी सक्सेसफुल। मतलब ये बेटा सक्सेसफुल कुलियन को सुनो कि पार्टिकल्स कम से कम इतने जोर से हिट करे कि इसका ये बॉन्ड टूट भी जाए भाई। सिर्फ ये ना हो कि ओरिएंटेशन तो है, मतलब सही एंगल में आकर हिट कर रहे हैं, लेकिन इतनी एनर्जी भी हो कि उसका बॉन्ड भी टूटे। देखो ना, अगर हाइड्रोजन यहाँ आकर हिट करता है लेकिन बॉन्ड नहीं टूटता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं ब्रेक होता, तो क्या फिर रिएक्शन होगा?
नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसलिए ये दो पॉइंट्स बेटा बहुत लाजमी है रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए, कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और जो कोलिजन होगी मस्ट हैव एनफ एनर्जी टू बी सक्सेसफुल, मतलब एनफ एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड्स, जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। सक्सेसफुल कोलिजन का मतलब है कि एनफ एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड, के रिएक्टेंट के बॉन्ड्स तो ब्रेक हो ना। अच्छा बेटा, अब एक लास्ट लाइन लिखने के बाद फिर आगे चलता हूँ, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, अगर मैं कहता हूँ जी कि एक रिएक्शन बहुत तेज हो रहा है, तो उसके पीछे जो मेन लॉजिक आपको समझ आ रही होगी वो ये, कि अगर कोई रिएक्शन तेज हो रहा है, फास्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें कुलियंस और सक्सेसफुल कुलियंस ज्यादा हो रही है कम हो रही है, ये बता दो। ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही है। तो ये बेटा पॉइंट लिखने वाला है, ये तीनों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स on how many successful collisions how many successful collisions there are in a given unit time। बेटा अब ये बात भूलनी नहीं चाहिए आपको, कि जो सक्सेसफुल कुलिजन होती है, देखो बास कुलिजन ऐसी होती हैं कि मॉलिक्यूल बस ऐसे ही एक दूसरे को हिट करते हैं, उसके रिजल्ट में प्रोडक्ट नहीं बनता, क्योंकि वो गलत एंगल पर हिट कर रहे हैं ना, बॉन्ड्स ही ब्रेक नहीं होंगे, तो ये सक्सेसफुल नहीं है। बास कुलिजन ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सही एंगल पर जाकर हिट कर रहे हैं, तो ये सक्सेसफुल कुलिजन है, इससे बॉन्ड्स टूटेंगे। तो सक्सेसफुल कुलिजन मींस कि जिसके रिजल्ट में फिर प्रोडक्ट भी बन जाए। ये बेटा मैंने बात ये लिखी है आखिरी, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये डिपेंड करता है कि एक सेकंड में कितनी ज्यादा सक्सेसफुल कुलिजन हो रही है भाई। अब आपको एक बात बताऊं, जब भी आपने रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, अगर आप ये कुलिजन का वर्ड नहीं डाल रहे ना, अगर आप कुलिजन का वर्ड अपने आंसर में शामिल नहीं कर रहे, तो समझ लें आपको मार्क्स नहीं मिलने लगे। कुलिजन का वर्ड लाजमी आपने अपने आंसर में हिस्सा बनाना है इसका बेटा, क्योंकि सर मोर नंबर ऑफ कुलिजन। जी बेटा। सर ये थर्ड वाला पॉइंट अगर एक दफा दोबारा समझा दें। जी, मैं बेटा ये कह रहा हूं कि अगर एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कोलाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। वो रेट ऑफ रिएक्शन, जो वो रिएक्शन है वो फास्टर स्पीड के साथ हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें कुलियन ज्यादा हो रही हैं। तो बेसिकली थर्ड पॉइंट का ये मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सक्सेसफुल कुलियंस, कि जितनी ज्यादा कुलियंस होंगी ना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। बताओ ये बात ठीक है या नहीं? जी सर। ये बात देखिए। अब बेटा हम फैक्टर्स पर आते हैं। मैं आपको ये कह रहा था कि जब भी आपने रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है ना, और जब एग्जामिनर पूछेगा बताओ भाई कि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हो रहा है या कंसंट्रेशन के बढ़ाने से क्या हो रहा है, तो आपने नंबर ऑफ कुलियन बीच में लाजमी अपने आंसर का हिस्सा बनाना है, अगर नहीं बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो बेटा फर्स्ट फैक्टर पर आते हैं। फर्स्ट फैक्टर, और वो हम देखते हैं जी, कंसंट्रेशन से स्टार्ट कर लेते हैं या टेम्परेचर से कर लेते हैं, टेम्परेचर ज्यादा आसान है। टेम्परेचर, अच्छा बेटा ये बताओ पहले मुझे, अब हम देखते हैं फैक्टर्स which controls the rate of reaction। Mg plus 2HCl, MgCl2 plus H2। यहाँ बेटा आपके पास ये HCl है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसका टेम्परेचर है बेटा 20 डिग्री सेल्सियस, और इसमें आपने ये मैग्नीशियम रिबन एक डाला हुआ 0.0
0.5 ग्राम्स mg। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, अगेन आपके पास सेम HCl है, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। टेम्परेचर आपने इसका कर दिया बेटा 30 डिग्री सेल्सियस, और ये आपके पास 0.5 ग्राम्स mg है। देखो, मैग्नीशियम सेम, HCl का वॉल्यूम सेम, सिर्फ जो फैक्टर मैं चेंज कर रहा हूं दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं बेटा। ये जरा सोचो बेटा, जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो, इंक्रीज करते हो 20 से 30 डिग्री, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये बताओ भाई। इंक्रीज होती है सर सर। इंक्रीज होती है सर। इंक्रीज होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये बात आपको पता है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स बिकम्स मोर एनर्जेटिक ना। मॉलिक्यूल्स एक्चुअली हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब, मैं भी इसको लिखवाऊंगा बेटा, पहले आप सिर्फ समझ लो। टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ रही है। अब देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो कुलियंस के बारे में क्या कहते हो आप? नंबर ऑफ कुलियंस बढ़ेंगी या कम होंगी? इंक्रीज होंगी। बढ़ेंगे। इंक्रीज होगी क्यों, सर। कैसे? थोड़ा सा उसको जस्टिफाई करें, कैसे भाई? सर जब सर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो साथ कोलिजन, जो पार्टिकल्स है वो मूव ज्यादा करेंगे और कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे। जी देखो ना, आपके पास स्पेस तो वही है भाई, एरिया तो आपके पास वही है ना, ये इसी के अंदर पार्टिकल्स ने मूव करना है, यहाँ पर भी ये पार्टिक एरिया सेम है। इसकी मैं एग्जांपल बच्चों को इस तरह देता हूँ, आप इस तरह समझो कि एक छोटा सा क्लासरूम है, उसमें 10 बच्चे हैं। वो बल, बल्कि एक दो क्लासरूम है, दोनों का साइज सेम है। एक क्लासरूम में ना 10 बच्चे सिर्फ चल रहे हैं, हल्की हल्की वॉक कर रहे हैं अंदर, तो कभी राइट लेफ्ट। दूसरे क्लासरूम में वही उसी उतनी ही तादाद है, 10 बच्चे हैं, लेकिन वो भाग रहे हैं। जहां पर बच्चे भाग रहे होंगे ना, वहां पर बच्चों के टकराने के चांसेस ज्यादा होंगे, कुलियन के चांसेस ज्यादा होंगे। और जहां बच्चे स्लो स्लो चल रहे हैं वहां कुलियन भी कम होगी। तो यहां पर भी ऐसे है भाई, कि जब पार्टिकल्स तेजी से मूव करेंगे, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ कुलियंस बढ़ेंगी। नंबर ऑफ कुलियंस इन अ यूनिट टाइम। इन अ यूनिट टाइम का मतलब होता है बेटा 1 सेकंड में। मैं अगर एज्यूम करता हूं कि यहां पर 1 सेकंड के अंदर जो एक HCl है, एक HCl 1 सेकंड के अंदर 10 टाइम्स कोलाइड कर रहा है, तो मे बी यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर वही एक HCl 20 टाइम्स कोलाइड करे। मतलब नंबर ऑफ कुलियन बढ़ गई है। और नंबर ऑफ कुलियंस के बढ़ने से रेट पर क्या फर्क पड़ेगा भाई, बोलो? फास्ट हो जाएगा। इंक्रीज। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ भाई कि फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। इसको लिखना कैसे है एग्जाम में, वो जरा नोट करें। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, बट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्स द हीट एनर्जी। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल्स या पार्टिकल्स गेट मोर एनर्जेटिक, ठीक है। पहले बेटा एक लाइन और लिख लेने दें, क्योंकि मैंने इसको फुली एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। पार्टिकल्स एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी एंड गेट मोर एनर्जेटिक, ठीक है। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट, number of collision in a unit time increases। नंबर ऑफ कुलियन ब्रैकेट में फ्रूटफुल लिख दें, सक्सेसफुल लिख दें, कि जब नंबर ऑफ कुलियन बढ़ेंगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल कुलियन भी बढ़ेंगी। एज अ रिजल्ट, नंबर ऑफ कुलियन इन अ यूनिट टाइम इंक्रीजेस एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। बेटा अगर आप इसको लिंक नहीं करेंगे, आप अगर डायरेक्ट लिखेंगे ना कि टेम्परेचर बढ़ाया रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई। आपको चीजों को लिंक करना है। टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी,
काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन बढ़ेंगे ना यूनिट टाइम, और देन रेट ऑफ रिएक्शन की बारी आएगी। अच्छा, मुझे कोई डेली लाइफ में, मैं आपको बताऊं बेटा एक चीज, एक ना नोट आपको यहां पर लिखवा देता हूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। द रेट generally increase, the rate generally doubles for an increase, in temperature of 10 डिग्री सेल्सियस। बेटा जब भी आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन तकरीबन डबल हो जाता है। डबल, डबल से मुराद कि पहले अगर 1 सेकंड के अंदर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस बन रही थी, तो अब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद 1 सेकंड में 20 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस बनेगी, या डबल होगी। 1 बन रही थी तो 2 बनेगी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। अच्छा बेटा, मुझे कोई आप डेली लाइफ में से एग्जांपल दें, मुझे आप एग्जांपल देंगे डेली लाइफ में से कि सर ये देखें ये टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। शाबाश, बहुत सारे एग्जांपल देखो, एक दे दें। बॉइलिंग। बॉइलिंग से क्या हो रहा है बेटा, बताओ भी सही ना। सर जब पानी उबलता है तो ज्यादा बबल्स बनते हैं और ज्यादा। क्योंकि रिएक्शन तो नहीं हो रहा ना बेटा, वो तो सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है ना। कोई रिएक्शन बताओ। देखो मैं आपको बताता हूँ, समर में बेटा आप जो घरों में मिल्क लेते हो, इसको फौरन आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो ना, और समर में तो बहुत जल्दी। क्यों आप समर में मिल्क को ओपन नहीं छोड़ते? सर जी बेटा। एक मैं एग्जांपल बताऊं। हाँ बताएं। शाबाश। सर व्हेन यू कुक ब्रेड, when you bake bread, bread dough rises more quickly in a warm place than a cool one. जब आप उसे ओवन में जी जी डालते जी हैं जी तो जी। you can physically see कि वो ब्रेड किस तरह ऊपर हो रही होती है when how it rises. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता रहा था जो मिल्क वाली एग्जांपल वो देखें। बेटा समर में ना आप मिल्क बाहर नहीं रखते, फौरन रेफ्रिजरेटर में रखते हो। मिल्क में क्या होता है, मैं ऐसे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मिल्क के अंदर एक शुगर होती है जिसको बोलते हैं लेक्टोज। जो प्योर मिल्क होता है वो थोड़ा सा स्वीट इन टेस्ट होता है, लेक्टोज शुगर होती है उसमें। पर ये आहिस्ता आहिस्ता ना ये कन्वर्ट होती है आफ्टर 1 और 2 डे लैक्टिक एसिड में। ये सॉवर मिल्क हो जाता है, ये पीने के काबिल नहीं है। दिस इज सॉवर मिल्क, दिस इज स्वीट। देखो ये रिएक्शन तो हो रहा है, कौन कर रहा है? बैक्टीरियाज कर रहे हैं, बैक्टीरियाज। आप जब मिल्क को ओपन या बाहर किचन में छोड़ देते हो, तो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ज्यादा तेजी के साथ करेंगे, ठीक है, फास्टर, एट 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बेटा अगर आप यही मिल्क उठाकर रेफ्रिजरेटर में रख दो, तो क्या होता है भाई? क्या मिल्क खराब होता है फिर? नहीं होता सर। क्योंकि हालांकि बैक्टीरिया तो है वहां भी बेटा, बैक्टीरिया तो वहां भी है, लेकिन क्या हुआ कि रिएक्शन जो है ना आपने स्लो कर दिया। कैसे स्लो किया, जरा एक्सप्लेन करें ना। रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कितना कर दिया आप? कम कर दिया। सपोज करते हैं 5 डिग्री। तो जब टेम्परेचर आपने बेटा कम किया, जब टेम्परेचर कम किया, काइनेटिक एनर्जी कम की, तो ये जो लैक्टोज शुगर है, लैक्टोज शुगर की काइनेटिक एनर्जी कम, इसकी कोलिजन कम, रेट ऑफ रिएक्शन कम, तो लैक्टिक एसिड भी कम बनेगा ना, तो दूध खराब होने में ज्यादा टाइम लेता है। ये देखो ये एक बिल्कुल डेली लाइफ की एग्जांपल है कि मिल्क जो खराब होता है वो लैक्टोज शुगर उसमें होती है और वो लैक्टिक एसिड में चला जाता है। और अगर आप इसको ओपन छोड़ेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो बैक्टीरिया बहुत रैपिडली ये कन्वर्जन करते हैं। और अगर आप यही इसको रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो बैक्टीरिया इसको दोबारा कन्वर्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन टेम्परेचर के कम करने से जो बैक्टीरिया की भी एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है और रिएक्शन स्लो हो जाता है। जी बेटा, कोई बच्चा पूछ रहा था कुछ? अच्छा, अब बेटा मैं आपको इसका ग्राफ बना कर देता हूँ जरा।
ये तो मैंने आपको ऐसी एग्जांपल दी ना, डेली लाइफ एग्जांपल। मैं चाहता हूं कि आपको जरा इसका ग्राफ भी बना दो बेटा। ये जो MgHCl और MgCl2H2 बन रहा है, ठीक है, दोनों का। तो ये देखें, Mg और HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है। अच्छा बेटा, हाइड्रोजन गैस बन रही है इसमें, ठीक है। यहां पर है बेटा आपके पास टाइम इन मिनट्स। ये है जी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और ये बेटा आपके पास लॉस इन मैस। नहीं, यहाँ बल्कि हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, ज्यादा आसान है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा देखो, हमने ये किया था बेटा, ये प्रैक्टिकल हमने दो दो दफा किया है। एक किया था हमने 25 डिग्री पर या 20 डिग्री पर, और एक हमने बेटा किया है इसको 30 डिग्री पर। जो 20 डिग्री पर है वो जरा देखो। पहले तो ये बताओ बेटा, ये जो लाइन यहाँ पर आकर फ्लैट हो गई है, इस लाइन का क्या मतलब है? ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। यस, रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, कोई मजीद गैस नहीं बन रही। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया हुआ है ना हमने इधर बेटा, मैं इसको जरा बड़ा करके लिखता हूँ। ये हमने लिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ H2, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ H2 है, चेंज नहीं हो रहा ना वॉल्यूम, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट। और ये 20 डिग्री वाला है बेटा, जो ब्लू कलर से मैंने शो किया, दिस इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन करता हूं एट 30 डिग्री, तो बताओ, अगर HCl का वॉल्यूम 30, HCl का टेम्परेचर मैंने 30 डिग्री रखा हुआ है भाई, इसके मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जेटिक हैं, वो ज्यादा कोलाइड करेंगे। तो बताओ 30 डिग्री पर कुलियन ज्यादा होगी या 20 डिग्री पर ज्यादा कुलियन होगी भाई? 30 डिग्री से। 30 डिग्री पर ज्यादा कुलियन होगी। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री पर HCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोर एनर्जेटिक है, मोर कोलाइड, मोर कुलियन विद Mg। तो बेटा जब ज्यादा कुलियन होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो देखो, अब जो मैं 30 डिग्री के लिए ग्राफ बना रहा हूँ ब्लैक कलर से, ये देखो, ये इसके ऊपर आएगा। क्यों भाई? अब ज्यादा गैस बनेगी कम टाइम में। देखो, आधे मिनट में पहले इतनी गैस बनी थी, इतनी। और अभी उसी आधे मिनट में ज्यादा गैस बनने जा रही है यहां तक। तो पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, फिर इसको मजीद बेटा एक्सप्लेन करते हैं। ये बेटा देख, ये जो ग्राफ आपको यहां नजर आ रहा है जो कि ज्यादा स्टीपर है, मैं इसको कर्व बी कह देता हूं, किसी भी कर्व ए। पहले मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं कि कर्व बी इज स्टीपर देन कर्व ए। बेटा देखो, लास्ट टाइम में ये बात डिस्कस हुई थी। आपको अगर नहीं ये समझ आ रही ना कि स्टीपर का क्या मतलब है, तो 1 मिनट आप यहाँ देखो, आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट के बाद देखना जरा। जरा ब्लू लाइन को देखो, इतनी गैस बनी है भाई, आफ्टर 2 मिनट इतनी गैस बनी है ये। और जरा ब्लैक वाले के साथ बेटा इसको मैच करके देखना, जरा ब्लैक वाले के साथ देखिएगा। आफ्टर 2 मिनट इतनी गैस बनी है। बताओ ज्यादा गैस कहाँ बन रही है? बी वाले पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो, अच्छा ये स्टीपर है, इसकी स्लोप ज्यादा बेटा वो है ना, ग्रेडियंट ज्यादा है इसका। इसका मतलब ये होगा कि जो स्टीपर होगी ना, स्टीपर कर्व, इसका मतलब वो रिएक्शन फास्ट है। तो मैंने लिखा है कर्व बी स्टीपर देन ए, सो रिएक्शन इज फास्टर इन बी। सो रिएक्शन इज फास्टर इन बी। बी में रिएक्शन फास्ट है, ठीक है।
और ए में जो है वो रिएक्शन स्लो है। तो आपने ये निशानी रखनी है, मोर स्टीपर कर्व, मोर स्टीपर कर्व फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। अरे किसी बच्चे का माइक ऑन है और बहुत आवाजें आ रही हैं, इसको ऑफ कर दें बेटा। अब्दुलरहमान का तो ऑफ ही है। अच्छा बेटा अब देखें नेक्स्ट। तो एक बात तो बेटा आपने ये अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने भी जो आप लोगों के लिए एक स्पेशल वर्कशीट बेटा बनाई है, उसमें ये भरा हुआ है क्वेश्चन। ये देखिए आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन मैंने अलहदा बनाए हैं, ताकि ये आप लोगों के ना, ये सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन है बेटा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये भी उल्टे सीधे सारे ग्राफ हमने देखने हैं, ठीक है। ये देखें बेटा, ये देखें। तो इसलिए इसको अच्छा पढ़ेंगे तो आपकी एमसीक्यू भी हो जाएंगे, और यहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं, आपको दोबारा बता रहा हूँ। एसिड बेस सॉल्ट जो चैप्टर है, वहां से भी बेटा एटीपी के क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से भी आते हैं आपके ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो मुझे अब कोई बच्चा बताए, सबसे पहली चीज ये बताए भाई कि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, कि क्या होना चाहिए अगर प्रोडक्ट बनाना Collisions. चाहते। क्या होना चाहिए बेटा? Collisions. कुलियंस होनी चाहिए। और ये बताओ कि ये जो कुलियन है, क्या मॉलिक्यूल्स बहुत स्लो स्लो भी कोलाइड करें तो रिएक्शन हो जाएगा, या कम से कम इतनी पावरफुल कुलियंस हो कि उसके रिजल्ट में रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स ब्रेक हों। Powerful collision. यस, इतनी एनर्जेटिक कुलियन हो कि कम से कम रिएक्टेंट्स अपने बॉन्ड्स तो ब्रेक कर सकें। अच्छा, फिर ये बताओ कि क्या हर कुलियन के रिजल्ट में प्रोडक्ट बनता है, या कोई खास एंगल से मॉलिक्यूल्स अगर हिट करेंगे तो फिर जाकर प्रोडक्ट बनेगा। Pass angle से rate करेंगे तब यस, बने. यस, लेकिन आपने ये लिखना नहीं है, ये कोई आपने इस तरह नहीं लिखना कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद स्पेसिफिक एंगल या स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, नहीं। आपने कहना है कि प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन रिएक्टेंट्स कोलाइड सक्सेसफुली। जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल सक्सेसफुल कोलिजन करते हैं, तो सक्सेसफुल कोलिजन का यही मतलब है कि इसके दो मतलब है सक्सेसफुल कोलिजन के। एक तो वो प्रॉपर ओरिएंटेशन से आकर कोलाइड कर रहे हैं, और दूसरा उनमें इतनी एनर्जी भी है कि उनके प्रीवियस बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है। वो इस इतनी एनर्जी से कोलाइड कर रहे हैं कि उनके बॉन्ड भी टूटे, तब रिएक्शन विल हैपन। अच्छा, उसके बाद बेटा मैंने आपको एक एग्जांपल ये बताया कि जब भी आपने किसी फैक्टर को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए तरीका क्या होगा। आप आप कभी भी डायरेक्ट नहीं बताएंगे भाई, आप कभी भी डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि टेम्परेचर बढ़ाया रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। नो, आपने लिंक करनी है चीजें। ये देखो मैंने जो यहाँ पर लिंक की थी, ये देखो बेटा, इस तरह लिंक करोगे। टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्स द हीट एनर्जी एंड गेट्स मोर एनर्जेटिक, या इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। पहली बात कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फिर जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स में फिर कुलियन बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब है मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं ना उसी कंटेनर के अंदर, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ गई है, ठीक है। और जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ गई है तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। बड़ा इस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। और दूसरी बात, मैंने ये नोट लिखवाया, ये बड़ा काम का नोट है। जब भी आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। डबल का क्या मतलब है कि अगर 1 मिनट में 10 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस बन रही थी ना, तो अगर 1 मिनट में 10 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस बन रही थी, तो डबल का मतलब यह है कि अब उसी 1 मिनट में 20 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस बनेगी। इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। तो जब भी आप 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हो, एवरी 10 डिग्री, हर 10 डिग्री के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। और डेली लाइफ एग्जांपल जेन में रखें तो बड़ी आसानी से आपको ये समझ आएगा टेम्परेचर का फैक्टर। मैंने इस तरह बताया कि मिल्क है, इसको आप अगर बाहर रखते हैं गर्मियों में तो इसके खराब होने के चांसेस हैं, क्योंकि मिल्क में जो पार्टिकल्स हैं लैक्टोज शुगर, वो रेडिली कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू लैक्टिक एसिड, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। बेसिकली ये रिएक्शन हो रहा है लैक्टोज और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और एयर तो होती है ना हर जगह पर, तो लैक्टिक एसिड बन रहा है।
लेकिन अगर आप इसी को ही उठाकर रेफ्रिजरेटर में रख दो, तो रेफ्रिजरेटर में क्योंकि टेम्परेचर के कम होने से अब O2 और लैक्टोज शुगर के दरमियान कुलियन कम होगी, तो आपका मिल्क इतने जल्दी खराब भी नहीं होगा। रेट ऑफ रिएक्शन आपने स्लो कर दिया। बेसिकली खराब तो होता है मिल्क, लेकिन आपने उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो कर दिया ना, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो कर दिया। इसी तरीके से बेटा फिर मैंने इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाया कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करो, अच्छा अभी तो मैंने जानकर सिंपल केस रखा है ना, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस सेम बनाई है दोनों में, चेंज नहीं की। बात केसेस ऐसे होंगे जिसमें डिफरेंट गैस, ज्यादा गैस बन रही होगी, वो अलहदा से कराऊंगा। लेकिन आपके सामने जब भी इस तरह की दो कर्व्स आए, तो आप फौरन देखो जो मोर स्टीपर है, जिसकी स्लोप ज्यादा है, जिसका ग्रेडियंट ज्यादा है, आप फौरन कहोगे भाई ये फास्ट है, फास्ट। सर वो जिसका डबल वाला ग्रेडियंट, प्लीज वो दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ मैंने ये कहा है बेटा, एक मिनट पहले ये बता दूं, अगर कर्व आपकी मोर स्टीपर है ना, ज्यादा स्टीपर है, तो फास्ट रिएक्शन है। और अगर कर्व आपकी लेस स्टीप है तो वो स्लो रिएक्शन होगा। ये आपको एक तो आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए बेटा। वो मैंने ये बताया कि जब भी आप 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हो किसी रिएक्शन का, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। जब भी आप 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करोगे ना किसी रिएक्शन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बस ये बात बताइए इसमें। ठीक है सर। मैं पहले आपको नोट सेंड करूँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बाद में, पहले नोट सेंड कर दूं बेटा आपको। बेटा इसमें ना कोशिश करें, अभी हमारा अब छोटे छोटे बेटा चैप्टर्स हैं, इतने लंबे चैप्टर्स नहीं हैं, ठीक है। और अब टाइम भी कम रह गया, तो अब हमने थोड़ी स्पीड भी बेटा लगानी है, और साथ में काम भी ज्यादा करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोगों ने टाइम पर क्लास ज्वाइन करनी है। और एसिड बेस सॉल्ट कि बेटा पास पेपर का क्या हाल है, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। एसिड बेस सॉल्ट के पास पेपर्स, उसके जो मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ केटाइन एनाइन कुछ क्वेश्चन उसके किए हैं या नहीं किए? सर जो आपने वर्कशीट दी थी वो सारी होगी, बस टॉपिक फिल कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चले। बड़ा साथ साथ ना चीजों को रिवाइज करते जाएं, इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर बाद में केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो हम रेट ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं, ये सारे चैप्टर बेटा एक सीरीज में जो कर रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये एटीपी में भी आएंगे, ये आपके एमसीक्यू में भी आएंगे, आपके थ्योरी में भी आएंगे। बेटा मैंने आपको नोट सेंड कर दिए, रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर तक घर जाकर गूगल क्लासरूम में अपलोड करूंगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना काफी है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।